नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में उतरी ट्रेड यूनियन, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का कर दिया ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा हम गुपकर का हिस्सा नहीं, बयान भ्रामक और सरासर झूठ। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री के बयान को कांग्रेस ने सरासर झूठ करार दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन हो सकता है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव से नहीं है नाराजगी, शर्तों के साथ गठबंधन संभव है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में उतरी ट्रेड यूनियंस, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में 10 ने मंगलवार को कहा कि वे 26 नवंबर को अपनी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा पर कायम हैं और साथ ही अगले हफ्ते होने वाले किसानों के 2 दिन के विरोध प्रदर्शन को भी समर्थन देंगी। इस संबंध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और विभिन्न उद्योगों के स्वतंत्र मजदूर संघों ने 16 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल बैठक भी की। संयुक्त मंच ने एक बयान में कहा कि यूनियनों को 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के लिए श्रमिकों का जबरदस्त समर्थन मिला है। इस अभियान में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस शामिल हैं। बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की जन विरोधी, श्रमिक विरोधी, राष्ट्र विरोधी और घातक नीतियों के खिलाफ यह आम हड़ताल बुलाई गई है। इसके अलावा केंद्रीय श्रम संगठनों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के विरोध प्रदर्शन को भी अपना समर्थन दिया है। किसान हाल ही में संसद से पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं बिजली विधेयक 2020 रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्युत इंजीनियर्स फेडरेशन ने भी 26 नवंबर को बिजली इंजीनियरों की हड़ताल की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा हम गुपकर का हिस्सा नहीं, बयान भ्रामक और सरासर झूठ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन को लेकर उस पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में शाह का बयान भ्रामक, शरारतपूर्ण और सरासर झूठ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस पीएजीडी में शामिल नहीं है और वह जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा का जनविरोधी चेहरा बेनकाब हो सके। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पीएजीडी को गुपकर गैंग करार दिया और आरोप लगाया कि वह जम्मू एवं कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू एवं कश्मीर को आतंक और उत्पात के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पीएजीडी के कदमों पर पार्टी का रुख साफ करने को कहा। इसके जवाब में सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा, आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक व शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, कांग्रेस कड़े शब्दों में अमित शाह व मोदी सरकार के मंत्रियों के आचरण की निंदा करती है तथा याद दिलाती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर उनका आचरण ऐसा ही है जैसा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुरजेवाला ने इस बात पर जोर दिया, कांग्रेस पार्टी पीएजीडी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, देश के लिए कुर्बानी और बलिदान की परिपाटी कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने लहू से लिखी है। अंग्रेज के गुलाम और पिट्ठू दलों के लोग शायद ना तो देश और ना ही तिरंगे के लिए कुर्बानी का जज्बा समझ सकते हैं। सुरजेवाला के मुताबिक कांग्रेस पार्टी यह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि राष्ट्र की अस्मिता, अखंडता या तिरंगे को कोई आंच आए। ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों में कोई विदेशी दखलंदाजी स्वीकार की है और ना ही करेगी। 70 वर्षों तक भारत का गौरवशाली इतिहास कांग्रेस के इस संकल्प का गवाह है। उन्होंने सवाल किया, शाह जिस पीडीपी की आलोचना कर रहे हैं उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने सरकार का गठन क्यों किया था? भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर की जेल से कुख्यात आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर व अहमद उमर सईद शेख को रिहा करके क्यों आई थी? सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए यह भी पूछा, केंद्र की मौजूदा सरकार ने आतंकवादियों की पोषक आईएसआई को पठानकोट एयरबेस हमले की जांच के लिए न्योता देकर भारत क्यों बुलाया था और अमित शाह ने
आईएसआई में विश्वास क्यों जताया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक चुनाव की पक्षधर है तथा इसी उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा का जनविरोधी चेहरा प्रजातांत्रिक तरीके से बेनकाब हो सके। पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न दल शामिल हैं। इस गठबंधन ने संविधान के अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग की है, जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश से नहीं नाराजगी, शर्तों के साथ गठबंधन संभव, शिवपाल यादव। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक दूसरे के प्रति बहुत नर्म रुख बनाए हुए हैं। बहराइच में पत्रकारों से बात करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश से उनका कोई मनभेद नहीं है। राजनीति में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। विधानसभा चुनावों में अपनी शर्त सामने रखते हुए कहा, 2022 में अगर समाजवादी पार्टी हमारे दल को सम्मानजनक सीटें देंगी तो गठबंधन पर विचार होगा। इससे पहले भी शिवपाल यादव ने सभी समाजवादी विचारों को एकजुट होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा को हराना है तो सभी दलों को एकजुट होना होगा। योगी सरकार पर नौकरशाही हावी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, पूरे सरकार पर नौकरशाही हावी हो गई है, किसान परेशान है, व्यापारियों की हालत खराब है, कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। योगी सरकार कोरोना से निपटने में भी विफल रही है। आपको बता दें, दीपावली पर मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भी चाचा शिवपाल यादव की सीट पर प्रत्याशी नहीं खड़ा करने का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि अगर वह सपा में आते हैं तो उनका स्वागत है, जिसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव से पहले शिवपाल यादव सपा से गठबंधन कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवानंद तिवारी का तंज, बिहार में बीजेपी नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे सुशील मोदी, इसलिए पार्टी ने काटा पत्ता। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट का कल शपथ ग्रहण हो गया। मुख्यमंत्री के अलावा कुल 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस पूरे प्रकरण में एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजा वह था सुशील मोदी का। वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर एनडीए की सरकार चलाने वाले मोदी की जगह बीजेपी ने इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। हालांकि पार्टी के बड़ा नेता लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिर वह जिम्मेदारी क्या होगी, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार की फेहरिस्त मीडिया के सामने लाने वाले सुशील मोदी पर कटाक्ष करना का आरजेडी को मौका मिल गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का मानना है कि सुशील मोदी की भूमिका बीजेपी में कम और नीतीश कुमार के सहयोगी के तौर पर अधिक हो गई थी। उनका यह भी मानना है कि बीजेपी ने मोदी का पत्ता काट दिया है। शिवानंद तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सुशील मोदी अन्य भाजपा नेताओं को उठने नहीं दे रहे थे। वह रोजाना सभी विषयों पर बोलते थे और अखबार और टीवी में छपे बिना नहीं रह सकते थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सुशील मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, वे उन्हें छोटा भाई मानते हैं। वरिष्ठ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि सुशील मोदी की व्यक्तित्व में गहराई की कमी है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें इस बार राज्य मंत्रिमंडल में पद नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना प्रभावित इलाकों में लौट सकता है लॉकडाउन, केजरीवाल का केंद्र को प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हमने शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर पहले 50 से यह संख्या 200 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब फिर से वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की स्थिति में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजारों को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की संख्या पर्याप्त है, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद की है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ध्यान रखें। कई लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। मेरी अपील है कि कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई है, जो महाराष्ट्र से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना का कहर किस तरह बरपा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महीने हर घंटे 4 लोगों की मौत हो रही है। नवंबर में ही कोरोना से दिल्ली में अब तक 1100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में कांग्रेस के हार की समीक्षा बैठक आज। सोनिया गांधी समेत दिग्गज नेता करेंगे मंथन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव और देश भर में हुए उपचुनाव में मिली हार से खफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विशेष समिति की बैठक बुलाई है। गांधी ने यह बैठक मंगलवार को शाम 5 बजे बुलाई है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हालांकि बैठक का एजेंडा तय नहीं है। कांग्रेस की यह बैठक एक ऐसे समय हो रहा है जब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में समीक्षा का मुद्दा उभर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने बिहार विधानसभा में चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के ताजा बयान को लेकर सोमवार को कहा कि यह कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण, चिंतन और विचार विमर्श करने का समय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार से हो गई यह बड़ी चूक। क्या है इसके मायने? जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार को भले ही 7वीं बार और लगातार चौथी टर्म के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन फिर भी उनसे चूक हो गई। नीतीश जब एक बार मतलब पहले पन्ने की शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करने पहुंच गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने दोबारा गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश कुमार राजनीतिक जीवन में लंबे समय से हैं और उनका मुख्यमंत्री पद का काफी लंबा अनुभव है। उन्होंने 7 बार इस पद की शपथ ली है, फिर भी उनसे गलती कैसे हुई, यह बड़ा सवाल है। जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार आज निश्चित रूप से सामान्य दिनों की तरह नहीं दिखे। शपथ ग्रहण समारोह होने के बावजूद वे तनाव में दिख रहे थे। इसके हालांकि कई कारण बताए जा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को राजभवन में आयोजित हुआ। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने लगातार चौथी बार राज्य के सीएम पद की शपथ ली है। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश के अलावा बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से अशोक चौधरी, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, जबकि बीजेपी के मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह और राम सूरत राय ने शपथ ली है। इसके अलावा हम से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश मल्लाह ने शपथ ली। संतोष मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बन गई सरकार, लेकिन बीजेपी के सामने अब तीन बड़ी चुनौतियां। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बन चुकी है। भाजपा और मजबूती से वापस आई है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के साथ समीकरण भी थोड़े बदल गए हैं। पार्टी भांप रही है कि 2020 के नतीजों ने उसके आगे कई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। चुनावों के नतीजे जितने नजदीकी रहे, उससे पार्टी में हलचल होनी तय है। राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर लगभग एनडीए के बराबर रहा। यह बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के कुछ नेता मानते हैं कि महागठबंधन को एक बड़े सपोर्ट ग्रुप का साथ मिला जो एनडीए से बड़ा था। कहीं आरजेडी न छीन ले जाए गैर यादव वोट। पार्टी इन नतीजों से यह भी निष्कर्ष निकाल रही है कि गैर यादव हिंदू वोटरों ने बीजेपी जेडीयू को बता दिया है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार भाजपा के कोर ग्रुप की बैठकों में शिरकत करने वाले एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, इस पर पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, राजद के ऐसे प्रदर्शन के बाद यह मान लेना भूल होगी कि गैर यादव और गरीब हिंदू वोटर्स भविष्य में राजद के साथ नहीं जाएंगे। आरजेडी का वोट शेयर 2010 में 19% था, जो इस बार बढ़कर 23% से ज्यादा हो गया। पिछली बार के मुकाबले राजद इस बार कम सीटों पर लड़ी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजभवन में नजर आए सुशील मोदी, पत्रकारों के सवाल पर मुंह मोड़ा। जी हां दोस्तों, कुर्सी छीनने के बाद से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोमवार को खुद ही ट्वीट कर जानकारी दी थी कि मुझे पार्टी ने 40 सालों तक बहुत सम्मान दिया है, लेकिन इस बार सुशील मोदी को बिहार सरकार में जगह नहीं मिली है। उसके बाद से ही सुशील मोदी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं। पार्टी की तरफ से संदेश मिलने के बाद से सुशील मोदी बीजेपी ऑफिस नहीं गए हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए सुशील मोदी पहुंचे थे। फ्रंट पर अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और संजय जायसवाल नजर आ रहे थे। सुशील मोदी कहीं नहीं दिख रहे थे। इसके साथ ही जब दोनों केंद्रीय नेता बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो सुशील मोदी नजर नहीं आए। हालांकि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सुशील मोदी नजर आए हैं, लेकिन वहां भी सुशील मोदी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। वह मीडिया से भी दूरी बना रहे थे। एक समय में नीतीश कुमार और सुशील मोदी आमने सामने भी हुए हैं, लेकिन मीडिया के सवालों पर सुशील मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया है। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर भी कोई राजनीतिक जवाब नहीं दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
सत्ता की कुर्सी भोगने के आदी नीतीश रिमोट कंट्रोल सीएम साबित होंगे। मिथिलेश ठाकुर। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नीतीश कुमार की ताजपोशी पर शुभकामनाएं देते हुए बधाई दिया। साथ ही कहा कि उम्मीद करूंगा इस बार जनता के साथ छल नहीं होगा। दूसरा पहलू, नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो जनता ने उनके पक्ष में मैंडेट नहीं दिया है, लेकिन उनकी नीयति है। नीतीश कुमार हमेशा सत्ता की कुर्सी भोगने के आदी हो चुके हैं। उनकी क्या स्थिति होगी इस सरकार में, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो एक रिमोट कंट्रोल सीएम साबित होंगे। नीतीश कुमार के चाल चरित्र से बीजेपी पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए बीजेपी की मजबूरी है। मिथिलेश ठाकुर ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रहे खींचतान पर कहा कि उनका निजी मामला है। जिस तरह का जनता का मूड था, चुनाव बाद कहीं से नहीं लगता था सरकार महागठबंधन की नहीं बनेगी, पर ऐसा क्या हुआ, कहां चूक हुई, इसका कांग्रेस और आरजेडी दोनों पक्ष को इसका आकलन करना होगा। पूरी तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया फेयर होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आती है। बहुत जगह महागठबंधन के लोग जीत रहे थे, उनको सर्टिफिकेट तक नहीं देने का आश्वासन दिया गया, पर फिर हरा दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं, ये सत्ता के भूखे हैं। आने वाले 15 से 20 साल तक भूल जाएं कि झारखंड की जनता इन्हें सत्ता सौंपने जा रही है। ये सिर्फ सुख भोगना चाहते हैं। इनकी हमेशा यही योजना बनती रहती है, बहुमत की सरकार को कैसे अस्थिर करें और सत्ता में काबिज हों, पर झारखंड में इनकी दाल नहीं गलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैशाली में युवती को जलाने का मामला, तेजस्वी के निशाने पर सीएम नीतीश, पूछा जंगल राज का महाराजा कौन। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही विपक्ष हमलावर हो गया है। सोमवार को नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसके अगले ही दिन मंगलवार को विपक्ष के दो बड़े नेताओं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। दरअसल वैशाली में विपक्ष हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने बिहार के वैशाली में युवती की जलाकर की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए ट्वीट किया और नीतीश कुमार से सवाल पूछे। वहीं तेजस्वी यादव ने भी लगे हाथों इसे रीट्वीट करते हुए बिहार के नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए दिल्ली में बैठने वाले राजनेताओं को भी लपेटे में लिया। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कहां है एलईडी की रोशनी में दिल्ली से बिहार आकर जंगल राज खोजने वाले। नेशन वांट्स टू नो जंगल राज का महाराजा कौन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आखिरकार सीएम नीतीश के पास ही रहेगा गृह विभाग, सारी अटकलों पर विराम। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। शपथ ग्रहण के बाद लगातार इस बात का इंतजार हो रहा था कि किस मंत्री को कौन से विभाग का जिम्मा दिया जाता है। नए कैबिनेट में गृह विभाग को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो जिद था वह खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और विजिलेंस अपने पास रखा है। बिहार में पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी नीतीश कुमार के लिए थोड़ी सी मुश्किल सामने दिख रही है। सियासी जानकारों की माने तो नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना रही थी। हालांकि सीएम नीतीश उनकी शर्त मानने को तैयार नहीं हुए। जेडीयू के जानकारों की माने तो नीतीश की पहली शर्त होगी कि बिहार में अगर सरकार बने तो उन्हें पहले की तरह बेरोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, और यही कारण है कि लाख दबाव के बावजूद भी उन्होंने गृह विभाग को अपने पास रखा है। हालांकि मंत्रिमंडल में विभागों के अलावा जेडीयू चाह रही थी कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद उसके जिम्मे ही रहने दिया जाए और विजय चौधरी ही विधानसभा अध्यक्ष बने रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने उनकी यह शर्त नहीं मानी और इस बार बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा ने अपने पाले में रखा। इससे इस रेस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव का नाम लगभग तय माना जा रहा है। नीतीश कैबिनेट में शामिल उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त मंत्री बनाया गया है। तारकिशोर प्रसाद को वित्त के अलावे वाणिज्य और वन पर्यावरण विभाग भी दिया गया है। जेडीयू कोटे के मंत्री विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कार्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग के साथ साथ अल्पसंख्यक का जिम्मा भी दिया गया है। जेडीयू कोटे से महिला मंत्री शीला कुमारी को परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को लघु जन संसाधन विभाग और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अब तक के आधिकारिक तौर पर विभाग बंटवारे का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन सत्ता के गलियारे से सूत्रों की तरफ से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक मंगल पांडे को एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया गया है। उन्हें पथ निर्माण विभाग की भी जवाबदेही दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र पूर्व केंद्रीय मंत्री जय सिंह राव गायकवाड़ ने भाजपा से दिया इस्तीफा। लगातार हो रही उपेक्षा से
थे नाराज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंगलवार सुबह महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को अपना त्यागपत्र भेजा। जयसिंहराव गायकवाड़ ने इस्तीफे के बाद कहा कि मैं 10 वर्षों से लगातार पार्टी नेतृत्व की उपेक्षा से खुश नहीं था, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी के लिए काम करने को तैयार हूं, लेकिन पार्टी मुझे मौका नहीं दे रही है, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। चंद्रकांत पाटिल को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि वह राज्य भाजपा इकाई और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया, मैं अब संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य नहीं बनना चाहता। मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना चाहता था और मैं 1 दशक से ऐसी जिम्मेदारी मांग रहा हूं, लेकिन फिर भी पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया। जयसिंहराव गायकवाड़ ने आगे कहा, पार्टी उन लोगों को नहीं चाहती है जिन्होंने राज्य में पार्टी को खड़ा करने के लिए प्रयास किए हैं। वहीं जब राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।